These my dollars make it hurt. हेलो एवरीवन, कैसे सभी लोग। आई होप कि आप सब लोग सेफ होंगे एंड वेलकम बैक टू द चैनल। बहुत सारे चैप्टर जो है हम लोगों ने कर लिए हैं टर्म 1 के एंड फाइनली अब हम पढ़ने वाले हैं ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। ठीक है, इसी के साथ साथ आपका जो टर्म 1 का सिलेबस है वो समाप्त होने वाला है ऑन दिस चैनल। तो जिसने भी सारे के सारे लेक्चर्स जो कि ऑलरेडी टर्म 1 के लिए अपलोडेड है फॉर केमिस्ट्री, फॉर फिजिक्स जो कि अभी इसके साथ साथ हो जाएगा, एंड फॉर आपका बायोलॉजी जिसने नहीं देखा है वो जाकर देख सकता है। सारे ही लेक्चर्स जो है आपके लिए अवेलेबल है कंप्लीटली फ्री। ठीक है, आज हम बात करने वाले हैं ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड की। ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड जो है, इसमें से ह्यूमन आई तो आ नहीं रहा, बचता है सिर्फ कलरफुल वर्ल्ड। और कलरफुल वर्ल्ड के अंदर भी सिर्फ 2-4 कॉन्सेप्ट्स ही हैं जो कि हमें पढ़ने हैं ध्यान लगाकर। उसके अलावा इस चैप्टर के अंदर कुछ भी नहीं है। दिस इज अ वेरी स्कोरिंग चैप्टर। आगे बढ़ते हैं, चलो फटाफट से फिर फटाफट से आगे बढ़ते हैं। जिसको भी इस चैप्टर के हैंड रिटन नोट्स चाहिए, ठीक है, बेस्ट क्वालिटी के हैंड रिटन नोट्स अगर आपको इसके चाहिए तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। इन्हें आईपैड पर बनाया गया है, स्पेशली ये डिजिटलाइज्ड नोट्स हैं और इन्हीं नोट्स के अंदर आपको PYQs भी देखने को मिलेंगे पिछले 10 साल के। ठीक है, तो कंप्लीट पैकेज है, कंप्लीटली फ्री है, कोई भी जो है इसे जाकर डाउनलोड कर सकता है। इसे कंप्लीटली फ्री रखा गया है, इसकी कोई भी कॉस्ट नहीं है। ठीक है, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ साथ यार आप सभी लोगों के लिए 3000 से भी ज्यादा फ्री MCQs जो है वो वेबसाइट पर अपलोड किए गए हैं। ठीक, इसमें आपका मैथ, सोशल और आपका साइंस तीनों आते हैं। ये तीनों ही सब्जेक्ट्स के आपके जो MCQs है वो वेबसाइट पर अपलोड किए गए हैं। कोई भी जाकर उससे कंप्लीटली फ्री एक्सेस कर सकता है। ठीक, अगर आपके पास में एक इंटरनेट कनेक्शन है जो कि आप जिससे कि आप ये वीडियो देख रहे हैं, अब जाकर जो है वो MCQs एक्सेस कर सकते हैं। ठीक, इस तरह से इस टाइप की चीजें हर बच्चे तक पहुंचाने का एम जो है वो धीरे धीरे अब हमारा पूरा हो रहा है। ठीक है, नाइस। तो आगे बढ़ते हैं, शुरुआत करते हैं। इस चैप्टर के अंदर हमको क्या क्या पढ़ना है। इस चैप्टर के अंदर आपको बेसिकली ये पढ़ना है, जिसने भी लाइट वाला लेक्चर नहीं देखा है वो जाकर देखना। उसके अंदर हमने रिफ्रैक्शन क्या होता है ये डिटेल में बात की है। आज भी मैं आपको समझा दूंगा ताकि ये चैप्टर आपका हो पाए। ठीक है, हमें क्या क्या पढ़ना है, तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे डिस्पर्सन ऑफ लाइट क्या होता है। यानी कि सबसे पहले हम ये पढ़ने वाले हैं कि जो आपकी लाइट होती है वो स्कैटर कैसे होगी, देखते हैं आगे क्या होता है ये। दूसरा फिर हम पढ़ने वाले हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, स्कैटरिंग ऑफ लाइट और सम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। इस सम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में आपके वो सारे टॉपिक्स आते हैं जिससे लेकर सवाल बन सकते हैं। भाई एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, इसी के साथ साथ आपका स्टार्स ट्विंकल क्यों करते हैं, अर्ली सनराइज एंड लेट सनसेट, इसी के साथ साथ अपीयरेंट पोजीशन ऑफ स्टार्स, व्हाई डज स्काई अपीयर ब्लू, ये सारी चीजें जितने भी सारे टॉपिक्स हैं सब आज हम कवर करने वाले हैं। तो फिर यार आगे बढ़ते हैं। ठीक है, शुरुआत करते हैं सबसे पहले डिस्पर्सन ऑफ लाइट से। डिस्पर्सन ऑफ लाइट क्या है पहले ये समझ लेते हैं। ठीक है, लाइट व्हेन पासेस थ्रू प्रिज्म, सिर्फ भैया प्रिज्म से ही पास करेगी तो ही लाइट स्प्लिट होगी क्या? मैंने कहा नहीं, ऐसा नहीं है। आगे हम रेनबो देखेंगे, जब जो लाइट है वो रेन ड्रॉप से पास करेगी फिर भी रेनबो बनेगा। तो ऐसा नहीं, पर यहां पर हम प्रिज्म के थ्रू देख रहे हैं। मतलब क्या है भैया, समझ नहीं आया। देखो, लाइट व्हेन पासेस थ्रू प्रिज्म इट स्प्लिट्स इनटू डिफरेंट कलर कंपोनेंट्स। यानी कि जब लाइट जो है, ये देखो व्हाइट लाइट आ रही है, जब लाइट जो है इस प्रिज्म के थ्रू पास करेगी तो ये इन 7 कलर्स में जो है वो स्प्लिट हो जाती है। ठीक, ये जो आप कलर्स देख रहे हो ना, इन 7 कलर्स में स्प्लिट हो जाती है। और इसी स्प्लिटिंग को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, इसी स्प्लिटिंग को कहा जाता है आपका डिस्पर्सन ऑफ लाइट। अगर मैंने कहीं पर भी पीछे स्कैटर ये शब्द यूज किया है तो वो गलत है। स्कैटरिंग ऑफ लाइट अलग चीज है। ठीक है, हम बात करते हैं स्प्लिटिंग ऑफ लाइट की। ठीक है, तो ये स्प्लिट हुई है भाई, व्हाइट लाइट आ रही थी वो 7 कलर्स में स्प्लिट हो गई। ठीक है, सो दिस इज डिस्पर्सन ऑफ लाइट, है ना। लाइट व्हेन पासेस थ्रू प्रिज्म, जब लाइट एक प्रिज्म से पास करती है वो 7 अलग कलर्स में, 7 डिफरेंट कलर कंपोनेंट्स में स्प्लिट होती है और उसे कहा जाता है डिस्पर्सन ऑफ लाइट। ठीक है, मैक्सिमम वेवलेंथ इज ऑफ रेड कलर एंड मिनिमम इज ऑफ इज वायलेट। चलो ये बात करते हैं कि ये क्या है। जैसे कि आप यहाँ पर ये फॉर्मेशन देख पा रहे हो, ये आपके 7 कलर्स हैं। ठीक, ये कैसे कलर्स हैं, ये आपके 7 कलर्स हैं। अगर आप ध्यान से देखो तो सबसे नीचे लिखा हुआ है V, है ना, और सबसे ऊपर लिखा हुआ है R। यानी कि सबसे नीचे जो कलर है वो है वायलेट। ठीक, उसके ऊपर आता है इंडिगो, उसके ऊपर आता है ब्लू, उसके ऊपर आता है ग्रीन, उसके ऊपर आता है येलो, उसके ऊपर आता है ऑरेंज और फिर आता है रेड। तो आप ये जो पूरा फॉर्मेशन देख रहे हो, इट इज एक्चुअली विबग्योर। क्या बोला जाता है इसे बोला जाता है विबग्योर। भैया विबग्योर क्यों? क्योंकि नीचे से लेकर ऊपर तक ये विबग्योर इस अरेंजमेंट में जो है आपके सारे के सारे कलर्स हैं। सबसे नीचे वायलेट है, फिर उससे ऊपर इंडिगो है, ठीक, फिर ब्लू है, फिर ग्रीन है, फिर येलो है, ऑरेंज है और फाइनली फिर जो है वो रेड है। ठीक,
तो ये होता है आपका, ये आपके 7 कलर्स होते हैं जिसे विबग्योर कहा जाता है। अब एक चीज नोट करना यार कि विबग्योर नीचे से ऊपर, यानी कि सबसे नीचे वॉयलेट है, फिर इंडिगो है, ठीक है, फिर ब्लू है, फिर ग्रीन है, फिर येलो है, फिर ऑरेंज है और फिर आपका रेड आता है, ठीक है। तो ये विबग्योर ऐसा लिखा हुआ है नीचे से ऊपर, ठीक है, समझ गए बात को। ये विबग्योर होता है आपका। विबग्योर है कुछ नहीं, कोई शब्द नहीं है विबग्योर। विबग्योर तो बस ये कलर कंपोनेंट्स का जो अरेंजमेंट है ना उसे लिखा गया है। लेकिन ध्यान रखना कि जब भी आप प्रिज्म का अगर कोई डायग्राम भी बना रहे हो या फिर आपको प्रिज्म जो है सामने आ भी जाता है, लेट अस से कि आपको लेबल करने के लिए, चलो बताओ कि ये कौन सा कलर होगा सबसे नीचे, तो सबसे नीचे आपका वॉयलेट कलर है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि सबसे ऊपर वी लिख देंगे, बहुत सारे बच्चे ऐसा अरेंजमेंट कर देते हैं VIBGYOR, लेकिन ये गलत है। आपको इसे उल्टा लिखना है, ठीक है, आपको जो है इसे उल्टा लिखना है। तो ये करेक्ट अरेंजमेंट है, ये नहीं है। इन केस ऑफ दिस, अगर आपके पास में ये अरेंजमेंट है तो, है ना। अब भैया ऐसा क्यों हो रहा है, वॉयलेट सबसे नीचे क्यों आ रहा है? ऐसा इसलिए है क्योंकि जो वॉयलेट कलर होता है आपका, उसकी जो वेवलेंथ होती है, उसकी जो वेवलेंथ होती है वो लीस्ट होती है, सबसे कम होती है, ठीक है। वॉयलेट कलर की जो वेवलेंथ होती है वो लीस्ट होती है, सबसे कम होती है। इसीलिए जब उसकी वेवलेंथ सबसे कम होती है तो वो बेंड सबसे ज्यादा होता है। ये देखो, एक्चुअल में लाइट जाना चाहिए थी ऐसी, पर वॉयलेट कलर जो है वो कैसे बेंड हो गया, ऐसे। देख रहे हो तुम कितना बेंड हुआ है, देख रहे हो ना कितना बेंड हुआ है, ठीक है। तो इसकी जो वेवलेंथ है वॉयलेट की वो कम है, इसलिए वो इतना ज्यादा बेंड हुआ। जब मैं बात करता हूँ रेड कलर की, तो ये देखो ऐसे लाइट जानी चाहिए थी और रेड कलर जो है वो ऐसे जा रहा है, यानी कि काफी कम बेंड हुआ है एज कंपेयर टू वॉयलेट। क्यों? क्योंकि जो लाल कलर होता है आपका, उसकी वेवलेंथ जो है वो काफी ज्यादा होती है, ठीक, उसकी वेवलेंथ जो है वो काफी ज्यादा होती है। इसलिए यहाँ पर लिखा गया कि मैक्सिमम वेवलेंथ इज ऑफ रेड। ये जो आपका रेड कलर है इसकी मैक्सिमम वेवलेंथ है, ठीक। और क्या इससे रिलेटेड चीज है? इससे रिलेटेड ये चीज है कि वेवलेंथ रेड की सबसे ज्यादा है, इसलिए ये सबसे कम बेंड हुआ। बेंड किसके रिस्पेक्ट में देख रहे हो? इस रे के रिस्पेक्ट में देखो, ठीक है। वॉयलेट के केस में इतना बेंड हुआ है, रेड के केस में सिर्फ इतना बेंड हुआ है, हाँ या ना? हाँ। तो वॉयलेट की जो वेवलेंथ है वो सबसे कम होती है और रेड की सबसे ज्यादा होती है, ठीक है। नोट दैट सबसे नीचे V है और सबसे ऊपर आपका R है। तो ये होता है आपका डिस्पर्जन ऑफ लाइट। भैया वेवलेंथ क्या है? देखो, वेवलेंथ अगर मैं तुम्हें अभी समझाने जाऊंगा डिटेल में, बहुत वास्ट टॉपिक है, तो बस तुम इतना समझो कि वॉयलेट की सबसे कम होती है और रेड की सबसे ज्यादा होती है, ठीक है। आगे भी जो जहां पर काम आएगा ना मैं तुमको समझा दूंगा, ठीक। अच्छा, तो अभी हमने ये देखा, क्या देखा भैया? अभी हमने ये देखा कि अगर व्हाइट लाइट, ठीक है, ये व्हाइट लाइट आ रही थी यहां से, ठीक, अगर ये जो व्हाइट लाइट है अगर वो प्रिज्म में एंटर करती है तो वो 7 कलर्स में स्प्लिट हो जाएगी। 7 कलर्स कौन से? वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। किस कंडीशन में? सबसे नीचे V, ऊपर I, फिर B, G, Y, O, R। वायलेट सबसे ज्यादा बेंड होगा और रेड सबसे कम बेंड होगा, क्योंकि वायलेट की वेवलेंथ सबसे कम है और इसकी जो है वो सबसे ज्यादा है, ठीक है। वेरी गुड। अब यहां पर हम पढ़ते हैं न्यूटन्स डबल प्रिज्म इफेक्ट। ये डबल प्रिज्म इफेक्ट क्या होता है? देखो, लाइफ में कुछ भी चीज अगर बहुत ज्यादा हो जाए ना तो लिमिट से बाहर निकल जाती है ना। अगर कोई भी चीज लिमिट से बाहर निकल जाए तो फिर उसके कॉन्सिक्वेंसेज जो है वो हमको झेलने पड़ते हैं। वैसे यहाँ पर अगर हम थोड़े से और ग्रीडी बन जाते हैं, यार एक काम करते हैं, ठीक है, अगर एक प्रिज्म लिया तो 7 कलर्स आए हैं, तो 2 प्रिज्म लेंगे तो 14 कलर्स आने चाहिए। अगर ये सोच हम दिमाग में लेकर चल रहे हैं, इसको ऐसे याद रख सकते हो। तो यहाँ पर आता है आपका न्यूटन्स डबल प्रिज्म इफेक्ट। ये डबल प्रिज्म इफेक्ट ये कहता है कि अगर आप एक प्रिज्म रखते हो, ये पहला आपका प्रिज्म है, आपने व्हाइट लाइट पास करवाई, वो 7 अलग अलग कलर्स में स्प्लिट हो गया, वेरी गुड, इतना तो हम अभी पढ़ के आए हैं। लेकिन उसके जस्ट आगे अगर आप एक प्रिज्म उल्टा करके रख दो, कुछ इस तरीके से उल्टा करके रख दो, तो क्या होगा? तो ये जो 7 कलर्स हैं, ये जो 7 कलर्स है ना, इन्हें याद आएगा कि हम एक ही अच्छे थे, ठीक है, हम एक ही अच्छे थे, हमारे अंदर जो एकता थी वही अच्छी थी, ऐसे अलग अलग रह के कोई मतलब नहीं है। तो ये 7 कलर्स वापस से रिकम्बाइन हो जाते हैं, देखो सब रिकम्बाइन हो रहे हैं, ठीक है। और फाइनली इसमें बाहर निकलते समय ये एज व्हाइट लाइट बाहर निकलते हैं, ठीक, समझे बात को? समझ गए बात को? यहां पर प्रिज्म सीधा रखा हुआ था तो हमने देखा, जो हम पढ़ के आए कि भाई व्हाइट लाइट 7 कलर्स में स्प्लिट हो जाती है। लेकिन उसके बाद में हमने क्या किया, एक प्रिज्म उल्टा रख दिया। जब उल्टा रखा तो ये 7 कलर्स हम यहां पर एंटर किए, ठीक है। तो क्या हुआ, इन्हें अपनी एकता रियलाइज हुई कि नहीं यार कोई सेंस नहीं बनता, एक काम करते हैं हम लोग रिकम्बाइन हो जाते हैं। तो ये सारे के सारे कलर जो है वो रिकम्बाइन होके
फिर से व्हाइट लाइट जो है वो फॉर्म कर लेते हैं, और यहाँ पर आप ये देख सकते हो। ठीक, नाइस। तो ये याद करने का तरीका, ऐसा लिख के मत आना कि उनको कलर्स को अपनी एकता याद आ गई ऐसा लिख के मत आना वहां पर, बस ऐसा लिखना कि एक आपका प्रिज्म सीधा है, एक जो प्रिज्म है आपका वो उल्टा है ना। नाइस, ठीक। तो ये होता है आपका न्यूटन्स डबल प्रिज्म इफेक्ट। अब ये देखो, मैं कह रहा था ना आपको कि वेवलेंथ ज्यादा होती है, वेवलेंथ कम होती है। ये है आपका रेड कलर, ठीक है, ये आपका वायलेट कलर है। देखो रेड के केस में वेवलेंथ कितनी ज्यादा है, ये इतनी वेवलेंथ है ना, और वायलेट के केस में देखो कितनी कम वेवलेंथ है कि नहीं। तो ये चीज है, ठीक। वापस से मैं रिपीट कर रहा हूं कि रेड की वेवलेंथ ज्यादा है, ठीक, तो रेड बेंड कम होगा, ठीक है, और वॉयलेट की वेवलेंथ कम है तो वॉयलेट बेंड ज्यादा होगा। ये चीज समझना, ठीक है, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, वॉयलेट बेंड ज्यादा होगा। ठीक, नाइस, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं। तो ये चीज मुझे तुम्हें समझानी थी कि यार सबसे पहले तो अभी हम देख के आए हैं वो ये है, सबसे पहले अभी जो देख के आए वो ये है कि आपने देखा कि जब व्हाइट लाइट जो है वो एक प्रिज्म से पास की तो क्या हुआ कि इट स्प्लिट इनटू 7 कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स, या फिर आप कह सकते हो कि 7 डिफरेंट कलर्स, जिनके नाम आपको पता है। क्या है नाम? तो आप ऐसे लिखोगे VIBGYOR, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। लेकिन जब प्रिज्म में बनाना है तो नीचे से ऊपर लिखोगे। ठीक, वेरी गुड। तो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। अब हम आगे बढ़ते हैं एंड हम लोग बात करने वाले हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की। ठीक, ये आगे जो खाली स्लाइड थी ना वो इसी कारण थी क्योंकि मुझे ये आपको समझाना था। देखो अब समझते हैं, बहुत मजा आएगा। जिसने भी रिफ्रैक्शन वाला पार्ट नहीं देखा लाइट का वो अभी यहां पर समझो, है ना। जिसने देखा है उसको भी समझना इंपॉर्टेंट है। हम जब बात करते हैं कि अगर आपका ये लेट अस से की बाउंड्री है, ये आपकी नॉर्मल है, अज्यूम करते हैं, ठीक, ये आपका एयर है और ये आपका पानी है। जैसे कि मैंने बता रखा है, आपको पता होना चाहिए कि एयर जो होता है वो एक रेयरर मीडियम होता है, ऑप्टिकली रेयरर मीडियम होता है, कम डेंस होता है। ठीक है, तो मान लो कि ये लाइट रे है ना। पानी जो होता है वो ऑप्टिकली डेंसर मीडियम होता है, यानी कि ज्यादा डेंस होता है। अब जब ये ज्यादा डेंस होता है तो क्या होता है कि जब लाइट रे अंदर एंटर करेगी नॉर्मल के तरफ बेंड हो जाती है। ठीक, और इसे कहा जाता है रिफ्रैक्शन। ये बेसिक फंडा है आपके रिफ्रैक्शन का। ठीक है, इसे रिफ्रैक्शन कहा जाता है। ओके, वेरी गुड। कि जब लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, पहला मीडियम कौन सा था? एयर। दूसरा मीडियम कौन सा था? वाटर। भैया अगर सेम मीडियम में ट्रैवल कर रही तो बेंड ही नहीं होगी क्योंकि मीडियम ही सेम है। लेकिन जैसे ही मीडियम चेंज हुआ क्या हुआ? लाइट बेंड हो गई। ठीक है भैया, नॉर्मल के तरफ की बेंड हुई, मैंने बता रखा है। अगर लाइट रे रेयरर से डेंसर मीडियम में जाती है तो क्या होगा? लाइट रे जो है वो टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड होगी, जैसे यहां पर हुई, टुवर्ड्स नॉर्मल जो है वो बेंड होगी। ठीक है, वेरी गुड। और अगर डेंस से रेयरर जाती है, डेंस से रेयरर जाती है तो अवे फ्रॉम नॉर्मल जो है वो अवे फ्रॉम नॉर्मल जो है वो जाएगी। जैसे कि अभी जो हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में देखेंगे वो सेकंड केस है। क्या कि जैसे कि मान लो ये आपका पानी है ना, और ये आपका एयर है। अगर लाइट रे पानी से एयर में जाएगी तो बताओ क्या होगा? पानी कैसा मीडियम है? डेंसर मीडियम है। ठीक है, एयर कैसा मीडियम है? रेयरर मीडियम है। डेंसर से रेयरर में अगर जा रही है लाइट रे तो क्या होगा? अवे फ्रॉम नॉर्मल जाएगा, तो ऐसे निकल जाएगी। ठीक है, तो क्या होगा कि ऐसे निकल जाएगी। हाँ है ना, वेरी गुड। तो ये चीजें हैं कि हमको ये पता होना चाहिए कि यार अगर डेंसर से रेयरर जा रही है तो अवे फ्रॉम नॉर्मल जाएगी। ये आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस हो जाएगा और ये आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो जाएगा। चलो अब यहां पर ना मुझे और कुछ सवाल करने हैं। मान लो ये हटाओ, चलो अलग अलग केसेस देखते हैं। जैसे कि ये नॉर्मल हो गया आपका, ठीक है। लेट अस अज्यूम कि आपने एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो लिया 30 डिग्री। इसके लिए कुछ ना कुछ आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आएगा जो कि 30 से ज्यादा ही आएगा। क्यों? क्योंकि अवे फ्रॉम नॉर्मल है तो ये एंगल ज्यादा होगा। लेट अस अज्यूम कि ये आता है 55 डिग्री। ठीक है, वेरी गुड। ये आता है आपका 55 डिग्री। तो मतलब जब आपने ये अज्यूम कर रहे हैं, ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं है कि ऐसा होता है, पर हम अज्यूम कर रहे हैं। हम ये देख रहे हैं कि अगर हम एंगल बढ़ाते जाएंगे तो क्या होते जाएगा। ठीक है, अब मान लो कि आपने जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो बढ़ा दिया, है ना। सेकंड केस देखो, ये फर्स्ट केस है आपका।
सेकंड केस देखो, अब क्या किया हमने, थोड़ा सा अजीबोगरीब बन गया, ठीक है। हाँ, अब हमने क्या किया कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है थोड़ा सा ज्यादा ले लिया। क्या ले लिया भैया, पहले 30 था, अभी 45 ले लिया, 45 डिग्री ले लिया। तो सीधी सी बात है, हमने एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ा दिया तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी बढ़ जाएगा। तो ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन थोड़ा सा और बढ़ गया, लेट अस अज्यूम की हो गया 65 डिग्री, लेट अस अज्यूम की हो गया 65 डिग्री। ये क्या है आपका आई है, ये क्या है आपका आर है, हाँ या ना, वेरी गुड, ठीक, हाँ या ना, वेरी गुड। अब एक काम करते हैं, थोड़ा सा और बढ़ा के देखते हैं, लेट अस अज्यूम कि हमने इसको कर दिया 55 डिग्री, ये 55 डिग्री हो गया, ठीक है। उस केस में लेट अस अज्यूम कि ये हो गया 85 डिग्री, ठीक है, नाइस। अब मुझे एक बात बताओ, अब मुझे एक सिंपल सी बात बताओ, ऐसा भी कोई ना कोई एंगल ऑफ इंसिडेंस हो सकता है, ऐसा भी, ये सेकंड केस था और ये थर्ड केस है, ऐसा भी कोई ना कोई एंगल ऑफ इंसिडेंस हो सकता है जिसके लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री आए। भाई हमने अभी देख लिया, जैसे जैसे आप ये एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ा रहे हो वैसे वैसे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है वो बढ़ते जा रहा है, जैसे जैसे एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ा रहे हो वैसे वैसे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है वो बढ़ते जा रहा है। अच्छा, एक ऐसा भी एंगल होगा जिसके लिए मान लो कि वो ये केस है, ध्यान से देखना इस केस को, ठीक है। चलो इसको रब कर दूं, ये आसान था, इसको रब कर देता। मान लो कि ये कोई ऐसा एंगल ऑफ इंसिडेंस है, जिसके लिए आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो आया वो कितना आया, 90 डिग्री, यानी कि जो आपकी रिफ्रैक्टेड रे है वो ऐसे निकल जाएगी, तब जाके ही ये 90 डिग्री बनेगा, राइट। अरे तुम खुद देखो ना, 65 था, फिर 85 हुआ, अब 90 बनना है तो 90 ऐसा ही बनेगा, हाँ है ना, 90 जो है वो ऐसे ही बनेगा, ठीक। समझ गए बात को। हमने एंगल्स बढ़ा के देखा, एंगल बढ़ाया, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बढ़ा, क्यों, क्योंकि डेंसर से रेयरर जा रहा है, ठीक है। हमने एंगल बढ़ाया, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन और बढ़ा, 85 डिग्री आ गया मान लो। अब एक एंगल ऐसा भी आएगा जिसके लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री आएगा, और उस एंगल को कहा जाता है क्रिटिकल एंगल। ध्यान से सुनना, क्रिटिकल एंगल में बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं। ऐसा एंगल ऑफ इंसिडेंस जिसके लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री आए, उसे क्रिटिकल एंगल कहा जाता है, ठीक है। तो एक क्रिटिकल एंगल आपके एंगल ऑफ इंसिडेंस का नाम है, इसका नाम नहीं है, ठीक है। एंगल ऑफ इंसिडेंस मतलब ऐसा एंगल ऑफ इंसिडेंस को क्रिटिकल एंगल कहा जाता है जिसके लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री आए, ठीक, वेरी गुड। क्या भैया 90 डिग्री से भी ज्यादा आपका एंगल आ सकता है? हाँ बिल्कुल, अगर आप एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ा दो तो इसे कहा जाता है क्रिटिकल एंगल, जिसे हम सी से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब एक और केस देखो, ठीक है। मान लो कि आपने क्या किया, यहां पर आपने कितना एंगल ऑफ इंसिडेंस लिया था, सी के बराबर, यानी कि क्रिटिकल एंगल लिया था, तब जाके 90 डिग्री आया। अब आपने मान लो क्रिटिकल एंगल से भी बड़ा एंगल ले लिया। अगर यहां पर आपने यहां पर क्या किया कि ये जो आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस लिया है ये क्रिटिकल एंगल से भी बड़ा ले लिया अगर आपने, तो क्या होगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 से भी बड़ा आ जाएगा, हाँ या ना, 90 से भी बड़ा आ जाएगा, यानी कि कुछ ऐसे, हाँ या ना, यानी कि कुछ ऐसे, हाँ या ना, ठीक है। और क्या इस केस में रिफ्रैक्शन हो रहा है? नहीं, इस केस में तो रिफ्लेक्शन हो गया अंदर ही। ये लाइट रे थी भैया, रिफ्लेक्शन क्यों हुआ मैंने अभी समझाया। इस केस में क्या हुआ था कि आपने क्रिटिकल एंगल लिया जिसके लिए आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री आया। अब आपने क्या किया कि उस क्रिटिकल एंगल से भी बड़ा एंगल ले लिया, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री से भी बड़ा आ जाएगा, राइट। और 90 डिग्री से भी अगर बड़ा आ जाएगा तो ये तो अंदर ही रिफ्लेक्ट कर जाएगा, तो इसे कहा जाता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक, इसे कहा जाता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ये होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन आपका, समझ रहे हो बात को, वेरी गुड। तो हमने पहले देखा कि ये चीज जो हमने देखी वो, उसमें हमने देखा कि हमने क्या किया कि एंगल ऑफ इंसिडेंस हम बढ़ाते गए तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बढ़ते गया। एक ऐसा एंगल ऑफ इंसिडेंस आया जिसे हम कहते हैं क्रिटिकल एंगल, ये रहा। एक ऐसा एंगल ऑफ इंसिडेंस आया जिसके लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री आया, ठीक है, वेरी गुड। तो फिर हमने क्या किया कि क्रिटिकल एंगल से भी बड़ा एंगल ले लिया। उस केस में क्या होगा कि ये 90 डिग्री है ना, इससे भी बड़ा एंगल आया, हाँ या ना, वेरी गुड। और इस केस में क्या हुआ, ये जो रे है ये रिफ्रैक्ट नहीं हुई, तो अंदर ही रिफ्लेक्ट हो गई। ये सेमी मीडियम है, ये पानी है, ये एयर है, ठीक है, ऊपर ना जाते हुए अंदर ही रिफ्लेक्ट कर गई वो,
ठीक है, वेरी गुड। तो इसीलिए इसे कहा जाता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ये देखो तुम देख सकते हो, ये n1 मतलब तुम्हारा मीडियम 1 है, ये मीडियम 2 है ना। पहला ये θ1 ये नॉर्मल है तुम्हारा, ठीक। θ1 के लिए कुछ ना कुछ θ2 है, यानी कि कोई एक एंगल है जिसके लिए आपको कोई ना कोई एक एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आएगा। फिर हमने देखा कि ये जो क्रिटिकल एंगल है उसके लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या आया, 90 डिग्री। उसके बाद हमने देखा कि हमने क्रिटिकल एंगल से भी बड़ा एंगल लिया जो कि ये वाला है, और उस केस में एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ज्यादा आ गया और रिफ्लेक्टेड रे यूं ना जाते हुए अंदर चली गई, ठीक, नाइस। तो ये आपका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। नोट दैट दो कंडीशन है ये होने के लिए। पहला तो द रे ऑफ लाइट हैज टू ट्रैवल फ्रॉम डेंसर टू रेयरर मीडियम, यानी कि एक डेंसर से एक रेयरर मीडियम में ही लाइट रे जानी चाहिए। ऐसा क्यों भैया, तुम सोचो भाई एंगल बढ़ेगा कैसे? अगर आपका रेयरर, अगर हमने डेंस मीडियम ले लिया, अगर कुछ ऐसा ले लिया हमने, मान लो ये आपका रेयरर है और ये डेंस है, ठीक है, तो क्या होगा, मान लो कि ये ऐसा भी है अगर, तो भी ये तो पास पास जाएगा ना, ये तो पास पास जा रहा है, दूर दूर थोड़ी जा रहा है, और हमें तो इंटरनल रिफ्लेक्शन करवाना है। इसीलिए ये जो कंडीशन होगी ये तभी होगी जब आप एक डेंसर से रेयरर मीडियम में जा रहे हो। जैसे इस केस में क्या हो रहा था, पानी जो कि एक डेंसर मीडियम है उससे हम एक रेयरर मीडियम यानी कि एयर में जा रहे थे, ठीक। ये पहला पॉइंट गया। और दूसरा पॉइंट ये है, इसमें भी बहुत सारे बच्चे गड़बड़ करते हैं। क्या करते हैं भैया, बच्चे ये गड़बड़ करते हैं कि वो क्या समझते हैं कि क्रिटिकल एंगल यानी कि C, इसी से टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। नहीं, क्रिटिकल एंगल तो आपको 90 डिग्री का एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन लाकर देगा, ठीक है। अगर आपने एक इंसिडेंट एंगल इससे भी बढ़ा लिया तब जाके आपका TIR यानी कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। समझ रहे हो बात को? तो ये चीज है कि जो आपका क्रिटिकल एंगल है उसके लिए तो आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री आएगा। ये देखो यहां पर लिखा है θC यानी क्रिटिकल एंगल, ये रिफ्रैक्शन का एंगल कितना है, 90 डिग्री। लेकिन उससे भी अगर आप बड़ा एंगल लोगे तब जाके आपका TIR होगा, ठीक है, वेरी गुड। तो ये दो कंडीशंस TIR के लिए बहुत ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक। तो अभी हम पढ़ने वाले हैं हमारा रंग बिरंगा सा रेनबो, इंद्रधनुष, जो कि हम देखते हैं कभी कभी देखने को मिलता है, ठीक है। वो एक्चुअली फॉर्म कैसे होता है देख तो हम सबने रखा है, एक्चुअली हमें इतना ही दिखता है इंद्रधनुष, ऐसा दिखता है, ऐसा बस खत्म और कुछ दिखता नहीं है, ठीक। पर वो एक्चुअली फॉर्म कैसे होता है ना। एक चीज जो कि बचपन से सबको पता है कि अगर बारिश गिर रही है, हाँ इमेजिन करो, अगर बारिश गिर रही है और साथ में धूप निकली है तो बारिश और धूप इसके कारण बनता है आपका रेनबो, ठीक। ये रेनबो बनने की आपकी प्रक्रिया है। पर वो कैसे होता है, कैसे बनता है, वो अभी हम समझते हैं, ठीक है। थोड़ा सा साइंस है इसके अंदर। इस पूरे फिनोमिना के अंदर 2 से 3 चीजें होती हैं, मतलब ये रेनबो फॉर्मेशन के अंदर 2 से 3 जो है प्रोसेसेस इन्वॉल्व हैं। पहला तो है रिफ्रैक्शन, दूसरा है डिस्पर्शन, फिर होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन और फिर से होता है आपका रिफ्रैक्शन। कैसे भैया, कुछ समझ नहीं आया? मैं समझाता हूं मैं समझाता हूं, आ जाएगा, समझ आ जाएगा, है ना। देखो सबसे पहले क्या होता है कि ये सनलाइट आई, जैसे कि हमने बात की बारिश भी हो रही है तो ये रेन ड्रॉप है, ये जो गोल दिख रहा ना ये रेन ड्रॉप है, और सूरज भी है तो व्हाइट सनलाइट आई। अब जैसे ही ये सनलाइट आपकी, जैसे ही ये जो सनलाइट है आपकी वो एंटर कर जाती है किसमें, वो एंटर कर जाती है इस ड्रॉप में, तो क्या होगा यहां पर देखो, यहां पर क्या होगा, डिस्पर्शन हो जाएगा। लाइट क्या हो जाएगी, 7 अलग अलग कलर्स में स्प्लिट हो जाएगी। साथ ही साथ ये एयर है, ये पानी है ना, तो एयर से पानी में आ रही तो यहां पर क्या होगा, और रिफ्रैक्शन भी होगा, है ना। क्योंकि भाई पहले जो लाइट रे थी वो इधर थी, एयर में थी, अब वो वाटर में घुसी है। अभी हमने देखा कि रिफ्रैक्शन होता है जब मीडियम चेंज होगा तो, राइट। तो यहां पर क्या क्या हुआ, यहां पर रिफ्रैक्शन तो हुआ ही है, साथ ही साथ आपका डिस्पर्शन भी हुआ है। क्यों? क्योंकि व्हाइट लाइट जो थी वो 7 अलग कलर्स में स्प्लिट हो गई। समझे बात को? तो ये चीज हुई। अच्छा, इसके बाद क्या होता है भैया, इसके बाद ये जो 7 कलर्स जाते हैं ना वो यहां पर टकरा के वापस से रिफ्लेक्ट कर जाते हैं। लेकिन भैया इनके पास तो मौका था ना कि ये ऐसे वापस बाहर निकल जाए, ठीक है, ये ऐसे बाहर निकल सकते थे, लेकिन ये निकले क्यों नहीं? ये इसलिए नहीं निकले क्योंकि अगर आप यहाँ पर ऐसा नॉर्मल ड्रॉ करोगे ना, हर एक के लिए नॉर्मल ड्रॉ करोगे ऐसा ऐसा ऐसा, तो आपको पता चलेगा कि जिस एंगल पे ये हिट हुए हैं, यहां पर जिस एंगल पे ये हिट कर रहे हैं वो एंगल कैसा है, ऐसा एंगल है जिसके लिए आपको टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन मिल रहा है। और मैंने अभी बताया कि वो एंगल कैसा होता है, क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होता है, ठीक है। तो इनका जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा ना, मतलब डीप में थोड़ा सा मैं जा रहा हूं, पर ये समझो कि होने को तो ये ऐसे वापस बाहर निकल सकते थे, पर चूंकि ये ऐसे एंगल पे हिट किए हैं जो कि शायद क्रिटिकल एंगल से भी बड़ा होगा, उस केस में क्या हो रहा है कि ये सब अंदर ही रिफ्लेक्ट कर गई है। देखो
ये रेड कलर है आपका, ये ऐसे अंदर ही रिफ्लेक्ट कर गया। फिर ये आपका ऑरेंज कलर है, ये आपका ऐसे अंदर ही रिफ्लेक्ट कर गया। येलो भी ऐसे ही अंदर रिफ्लेक्ट कर गया, ग्रीन भी ऐसे ही अंदर रिफ्लेक्ट कर गया, एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये चीजें हुई। यहां पर क्या बोलेंगे हम, यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर TIR हो रहा है, यानी कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है। ये सारे कलर्स, सारी जो आपकी अलग अलग कलर्स है वो रिफ्लेक्ट होने की बजाय अंदर ही रिफ्लेक्ट कर गए। फाइनली फिर यहां से जो ये बाहर निकलते हैं। ठीक है, ये ऐसे यहां से बाहर निकल गए और यहां पर आपका रिफ्रैक्शन ही हो रहा है, क्योंकि अब ये वाटर में से, पानी में से एयर में जाएंगे, हाँ या ना, तो रिफ्रैक्शन होना है। तो इस तरीके से आपका जो ये रेनबो फॉर्मेशन है वो हो रहा होता है, समझ गए। इस तरीके से आपका जो रेनबो फॉर्मेशन है वो हो रहा होता है। तो हमने देखा बहुत इजी है रेनबो फॉर्मेशन, सबसे इजी चीज है, सबसे इजी चीज है। क्या है भैया, व्हाइट सनलाइट है ऑन अ रेनी डे वेयर सन इज ऑल्सो देयर, व्हाइट सनलाइट है, उसके आगे रेन ड्रॉप है, व्हाइट सनलाइट अंदर घुसी, 7 कलर्स में स्प्लिट हो गई। इस प्रोसेस को क्या कहा जाएगा, डिस्पर्शन। पहले व्हाइट सनलाइट कहां थी, ये व्हाइट रे ऑफ लाइट कहां थी, एयर में थी, अब कहां घुसी है, वाटर में घुसी है। तो स्प्लिट होके ये जो इधर आई है, यहां से अब ये पहुंच गई इधर। यहां पर देखो, अभी यहां पर क्या होने वाला है, TIR, यानी कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, यानी कि ये सारे के सारे जो लाइट रेज है वो अंदर ही रिफ्लेक्ट कर जाएंगे बजाय रिफ्रैक्ट करने के, है ना। वेरी गुड, ये रिफ्लेक्ट कर गए अंदर और फिर फाइनली यहां पर रिफ्रैक्शन होके बाहर निकल गए। ठीक, तो ये आपका रेनबो फॉर्मेशन होता है। इजंट दैट इजी, वेरी इजी, राइट, बहुत बढ़िया, है ना। आगे बढ़ेंगे तो ये सारी चीजें आपकी जो है वो रेनबो फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होती है, देख लिया हम लोगों ने। अभी हम बात करने वाले हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट की। भैया ये स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या होता है? स्कैटरिंग ऑफ लाइट मतलब ये है कि जो हमारा स्काई है हमें कैसा दिखाई देता है, हमें ब्लू दिखाई देता है। कैसा दिखाई देता है, ब्लू दिखाई देता है। उसका कारण क्या होगा, कोई ना कोई कारण होगा। भाई दिखने को तो पिंक भी दिख सकता था, या फिर सिर्फ सफेद दिखता, या फिर सिर्फ ब्लैक दिखता, या फिर सिर्फ लाल दिखता, कुछ कुछ ऐसा है, लेकिन ब्लू ही क्यों दिखता है, राइट। उसका कारण है, उसका कारण क्या है, उसका कारण है स्कैटरिंग ऑफ लाइट। भैया व्हाट इज दिस स्कैटरिंग ऑफ लाइट? मेरे को एक बात बताओ, अगर आपके हाथ में कलर है ना, लेट अस अज्यूम कि आप क्या कर रहे हो कि आप होली खेल रहे हो, है ना। वैसे तो कोविड था इस साल, पर होली खेलते हैं जनरली, होली खेल रहे हो, है ना। आपके हाथ में अभी जो है वो कलर है, तो वो ऐसा इधर उधर फैल नहीं रहा, लेकिन जैसे ही आपने उसको दोस्त पर फेंका वो स्कैटर हो गया, फैल गया। स्कैटरिंग ऑफ लाइट वही होता है, पढ़ो ध्यान से। द स्कैटरिंग ऑफ लाइट इज द फिनोमेना बाय व्हिच अ बीम ऑफ लाइट इज रीडायरेक्टेड इन डिफरेंट डायरेक्शंस ऑन इंटरैक्टिंग विद द पार्टिकल्स प्रेजेंट इन द मीडियम। भैया आपने जो बोला उससे तो बिल्कुल अलग है ये, मैं समझाता हूं। देखो आपका ये सन है, इधर से आपकी ये व्हाइट लाइट आ रही है, इसके अंदर ये सातों कलर्स आपके होते हैं, ठीक है, ये देखो, ठीक है, वेरी गुड। अब एक चीज ध्यान से समझो यार, कि आपका जो विब्ग्योर है, VIBGYOR, तो जैसे कि मैंने बताया था कि इसकी कम वेवलेंथ है और इसकी सबसे ज्यादा वेवलेंथ है, वैसे यार ये समझो कि वेवलेंथ अब बढ़ती जा रही है, तो इनकी इन जनरल कम ही वेवलेंथ है ना। ये VIB की इन जनरल कम वेवलेंथ है ना। और अगर ऐसा आप देखोगे तो वॉयलेट, इंडिगो और ब्लू काइंड ऑफ ऐसे, मतलब अगर तुम इतनी दूर से देखोगे तो आपको वो सेम ही दिखेंगे ना। ऐसा तो नहीं कि आप बिल्कुल दूर से वॉयलेट कौन सा कलर है ये डिस्टिंग्विश कर सकते हो, नहीं, ठीक है, नहीं कर सकते। तो ये समझो कि क्या होता है कि जब ये लाइट रेज आती हैं, ठीक, तो आपका जो ये ब्लू कलर है, चलो सिर्फ ब्लू की बात करते हैं अभी, ठीक है, जो कि ये ब्लू लाइट है ना, ये जो ब्लू लाइट है ये ऐसी आ रही होती है, ठीक है, चलो कलर ही ब्लू कर देते हैं ना तो आसानी पड़ जाएगी। ये आपकी ब्लू लाइट आ रही होती है, नाइस, वेरी गुड। क्या होता है कि यहाँ पर रास्ते में होते हैं बहुत सारे पार्टिकल्स, एटमॉस्फेयर है भाई, तो एटमॉस्फेयर में बहुत सारे पार्टिकल्स होंगे, ठीक है, जहां पर एटमॉस्फेयर है वहां पर पार्टिकल्स होंगे ना, पूरे यहाँ पर हमारी धरती पर एटमॉस्फेयर है तो पार्टिकल्स तो होंगे। जब ये ब्लू लाइट इन पार्टिकल्स से टकराती है, ये जो पार्टिकल्स हैं, तो क्या होता है, जैसे कि मान लो ये भी आ रही है, ये भी है, ये भी है, ठीक है, तो क्या होता है कि ये स्कैटर हो जाती है, फैल जाती है, इस डायरेक्शन में निकल गई, 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 यानी कि ये सीधी नहीं जा पा रही है, उन पार्टिकल से लड़ नहीं पा रही है, उन पार्टिकल्स के कारण खुद स्कैटर हो जा रही है, इधर फैल गई, इधर फैल गई, इधर फैल गई। ये देखो, ये तीनों VIB तीनों के साथ ऐसे ही हुआ है यहाँ पर, ठीक है। जैसे ही ये उन पार्टिकल से इंटरैक्ट करती है, टकराती है, फटती नहीं, मतलब ऐसे इधर उधर स्कैटर हो जाती है, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड स्कैटरिंग ऑफ लाइट। अब सोचो, मुझे एक बात बताओ छोटी सी, अगर किसी एरिया में सिर्फ गुलाल से होली खेली जा रही है, अगर किसी, चलो गुलाल भी छोड़ो, अगर किसी एरिया में सिर्फ ब्लू कलर से होली खेली जा रही है, कौन से कलर से, ब्लू, ठीक है, तो क्या होगा, उस पूरे एरिया में तुमको सिर्फ सब कुछ ब्लू ब्लू दिखेगा, दिखेगा नहीं दिखेगा। मान लो तुम टेरेस से देख रहे हो, तुम्हारी एग्जाम है, तुम फंस गए, तुम दे नहीं सकते, अभी खेल नहीं सकते होली, ठीक है इमेजिन करो, तुम देख रहे हो नीचे सब ब्लू कलर से होली खेल रहे हैं, है ना, तो भाई पूरा इलाका ब्लू ब्लू बन जाएगा, राइट। वैसे ही अगर पूरे आसमान में ये ब्लू कलर जो है, ये ब्लू लाइट जो है, वो पार्टिकल से टकराने से फैल रही है, तो पूरा आसमान कैसा बन जाएगा, ब्लू बन जाएगा, बात खत्म। समझ गए बात को? अरे ये इतनी सारी ब्लू लाइट, ये आपकी ब्लू लाइट आई है ना,
अब ऐसा तो नहीं कि सिर्फ एक रे है भाई, लाइट ही लाइट आ रही है, ऐसा थोड़ी कि सिर्फ एक रे आ रही है मेरी आंखों में, वो देख पा रहा हूं मैं, नहीं, ठीक है। तो वो जो ब्लू लाइट आई वो स्कैटर हो गई एटमॉस्फेयर के पार्टिकल्स के कारण, और इतने पूरे एटमॉस्फेयर में स्कैटर हो गई कि सब हमको ब्लू ब्लू दिख रहा है, और ये कारण है हमें स्काई ब्लू क्यों दिखता है इसका, ठीक। अच्छा भैया, ब्लू लाइट ही क्यों? अभी उसका जवाब नहीं मिला हमको। ब्लू लाइट ही इसलिए क्योंकि आपकी जो ब्लू लाइट होती है उसकी वेवलेंथ क्या होगी? कम होगी, नहीं होगी? अभी देख के आए थे वायलेट की कम है, तो भाई VIB, वायलेट, इंडिगो और ब्लू, जनरल इसकी हम कम ही कंसिडर करते हैं, ठीक है। इनकी वेवलेंथ कैसी है? कम है। जो इनकी वेवलेंथ कम है इसीलिए ये ज्यादा स्कैटर होती हैं। तो आपने दो चीजें देख ली, एक तो वेवलेंथ कम है तो ज्यादा स्कैटर भी होती है, और साथ ही साथ में हमने देखा कि वायलेट जो था उसकी भी वेवलेंथ कम थी तो वो बेंड भी ज्यादा हो रहा था, ठीक। पर यहाँ पर हम इन जनरल ब्लू की बात कर रहे हैं तो हम लोग यहाँ पर स्कैटर देखते हैं, ठीक है। इसकी वेवलेंथ कम होने के कारण, अच्छा भैया इसका मतलब लाल नहीं होगा? लाल नहीं होता, तुम खुद ही देख लो, क्या तुमको पूरा स्काई लाल दिखता है? दिन भर नहीं दिखता। क्यों नहीं दिखता? क्योंकि लाल स्कैटर होगा ही नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि रेड की जो वेवलेंथ है, रेड की जो वेवलेंथ है वो ज्यादा है, तो उसके रास्ते में कोई भी पार्टिकल्स भी आ गए, छोटे मोटे पार्टिकल्स उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, छोटे मोटे पार्टिकल्स उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ये बेचारा ब्लू छोटे मोटे पार्टिकल से टकरा के भी स्कैटर हो जाता है, रेड का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, ठीक है। वेरी गुड, इसीलिए रेड हमें नहीं दिखता, राइट, नाइस। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इफ देयर इज नो एटमॉस्फेयर? मान लो कि एक एस्ट्रोनॉट को ऊपर देख रहा है, ऐसे ऊपर एस्ट्रोनॉट देख रहा है, हवा में, बाहर है, धरती से बाहर है, हवा में देख रहा है, उसको क्या दिखेगा? सब कुछ कैसा दिखेगा? ब्लैक दिखेगा। क्यों? अरे क्योंकि वहां पर एटमॉस्फेयर ही नहीं है। जब एटमॉस्फेयर नहीं है तो एटमॉस्फेयर के पार्टिकल्स नहीं है, और अगर एटमॉस्फेयर के पार्टिकल्स नहीं है तो लाइट स्कैटर कहां से होगी? उसको जो सन से लाइट आ रही है वो तो पूरी वाइट दिखेगी और बाकी उसको सब कुछ ब्लैक दिखेगा। समझ रहे हो बात को? एटमॉस्फेयर ही नहीं है, तो एटमॉस्फेयर नहीं है तो लाइट रे स्कैटर कैसे होंगी? ब्लू कलर भी मान लो, अगर स्कैटर ऊपर ब्लू कलर स्कैटर होता है तो कैसे होगा? जब एटमॉस्फेयर नहीं है तो सीधे सीधे आएगा ना उस तक, क्योंकि एटमॉस्फेयर होता तो स्कैटर होता, एटमॉस्फेयर नहीं इसलिए ब्लैक दिखाई देगा, ठीक है। वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक और सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन होता है कि डेंजर सिग्नल्स आर रेड इन कलर, आपने जनरली देखा होगा, ठीक है। ऐसे डेंजर सिग्नल्स जो होते हैं ना वो लाल कलर के होते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है ना, जैसे कि मान लो कि एक डेंजर सिग्नल लगा हुआ है और आप इधर से आ रहे हो ना, और मान लो कि यहाँ पर फॉग है, फॉग और स्मॉग दोनों है, मतलब फॉग है, स्मॉग है, मान लो फॉग, सिर्फ फॉग तो होता नहीं। तो क्या होगा कि अगर आप यहाँ से आ रहे हो और मान लो कि फॉग है आगे और आगे कुछ डेंजर है, ठीक है, तो रेड के केस में क्या होगा कि जो लाइट रेज आएंगी वो इन पार्टिकल से टकरा के भी स्कैटर नहीं होंगी और सीधा आप तक पहुंचेंगी, ठीक है, ठीक है, वेरी गुड। इसीलिए रेड कलर की होती है क्योंकि इनकी वेवलेंथ ज्यादा होती है। अभी पढ़ के है ना, वेवलेंथ ज्यादा होती है तो ये दूर तक बिना स्कैटर हुए ट्रैवल कर सकती है, जैसे अभी हमने देखा था। क्या ब्लू के साथ ऐसा है? नहीं है। क्या ब्लू के साथ ऐसा है? नहीं है। अगर मान लो ये ब्लू कलर का होता, ठीक, तो क्या होता कि जैसे ही पार्टिकल से टकराती ऐसे हो जाती, ये ऐसे हो जाती, ये ऐसे हो जाती, ये ऐसे हो जाती, है ना। इसका मतलब ये रास्ते में स्कैटर हो जाती, तो ये बेचारा इंसान यहाँ पे जाके फटक ठुक जाता ठीक है। तो इसीलिए डेंजर सिग्नल्स जनरली आप जब देखते हो वो लाल कलर के होते हैं। क्यों होते हैं? ताकि दूर तक, है ना, उसका वो पहुंच पाए कि भाई यहाँ आगे कुछ डेंजर है ना। इसकी वेवलेंथ ज्यादा होती है तो दूर तक ट्रैवल कर सकती है रेड लाइट, राइट, वेरी गुड। तो ये कारण होता है आपका, ठीक। वैसे आप इसका एक डिटेल्ड आंसर देख भी सकते हो, पर इन जनरल एमसीक्यूज ही आएंगे। अच्छा, अभी आगे बढ़ने से पहले ना मैं एक चीज बता दूं आपको। वो चीज क्या है? वो चीज ये है कि एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन इज नथिंग बट रिफ्रैक्शन कॉज्ड बाय द एटमॉस्फेयर। जिस एटमॉस्फेयर के कारण रिफ्रैक्शन हो रहा है उसे कहा जाता है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। समझ रहे हो बात को? वेरी गुड। तो अब देखो, अब हम समझने वाले हैं कि क्या होता है ना कि जो सनराइज और सनसेट है वो हमें जल्दी दिखता है। मतलब सनराइज नहीं होता है उसके 2 मिनट पहले ही हमें दिखने लग जाता है। समझ रहे हो? हाँ, ऐसा होता है। और सन सेट होने के 2 मिनट बाद भी हमको दिख रहा होता है। इसका कारण क्या है? मैं सनराइज का तुमको समझाता हूँ, सनसेट का तुम अपने आप समझ जाओगे। ये देखो, होता क्या है कि ये एक्चुअल पोजीशन है सन की, ठीक है, सन की नहीं, सन की, ठीक है ओके। अब देखो क्या हुआ कि यहाँ से लाइट आई, अब लाइट आई। ये क्या है? ये डॉटेड जो तुम देख रहे हो ना, ये क्या है? एटमॉस्फेयर की लेयर्स हैं,
ठीक, एटमॉस्फेयर की क्या है, लेयर्स हैं, ठीक है, एटमॉस्फेयर की लेयर्स है। नाइस। इन एटमॉस्फेयर की लेयर्स के कारण क्या होगा कि इस लाइट का होगा आपका रिफ्रैक्शन, ठीक। अलग अलग लेयर्स हैं, कुछ डेंस है, कुछ रेयरर हैं, ठीक है, कुछ डेंसर है, कुछ रेयरर हैं, ठीक है। तो क्या होगा कि इन लेयर्स के कारण क्या होगा कि इस लाइट का रिफ्रैक्शन होगा। देखो ये बेंड होगी, ये पहले बेंड हुई इधर, फिर वापस इधर बेंड हुई, फिर ऐसे बेंड हुई, ठीक है। तो ये लाइट जानी तो ऐसे चाहिए थी, पर ये ऐसे निकल गई, है ना। नाइस। अब देखो, अब हमारे लिए एक्चुअल क्या है, हमारे लिए तो एक्चुअल ये है, तो इसको जब हम पीछे एक्सटेंड करेंगे तो हमें सन यहां पर दिखेगा। यानी कि सन, ये जो होराइजन है ना, इसके भी नीचे होता है, लेकिन फिर भी हमको यहां दिखता है सुबह सुबह। ऐसा क्यों? ऐसा इसीलिए क्योंकि सन तो यहां पर है, इससे जो लाइट रेज आई वो रिफ्रैक्ट की जाके यहां पर ऐसे रिफ्रैक्ट होकर हम तक पहुंची। अब हमारे लिए जो पहुंची हम उसको ही पीछे एक्सटेंड करके देखते हैं। यानी कि हमारे लिए सत्य वही है ना। ये बेंड हुआ, ये कुछ हमको नहीं पता, हमारे लिए बस ये सत्य है, ठीक है। यहां से जब इसको हमने पीछे एक्सटेंड किया तो हमें पता चला कि अच्छा सन यहां पर है, पर सन वहां पर थोड़ी है, वो तो हमें वहां पर दिख रहा है, एक्चुअल में सन यहां पर है, पर लाइट रेज रिफ्रैक्ट हुई, उसको हमने एक्सटेंड किया और हमको सन यहां पर दिख रहा है। और सनसेट के टाइम पे भी ऐसी होता है। क्या होता है, यही चीज समझो, सेम चीज होती है कि सनसेट हो जाता है, मान लो कि ये सनसेट हो गया है ना, लेकिन फिर भी क्या होता है कि ये जो रेज आ रही होती है ऐसी वो बेंड करती हैं और हमें सन ऊपर दिखता है। तो सन एक्चुअली सेट हो चुका होता है, पर हमें वो ऊपर दिखता है। कारण क्या है? कारण है ये एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, ये लेयर्स है एटमॉस्फेयर की, जिसके कारण लाइट रे जो है आपकी वो रिफ्रैक्ट करती हैं, ठीक है। वेरी गुड। तो ये चीजें हैं, है ना। इसी के साथ साथ एक और सवाल बनता है कि व्हाई डज द सन अपीयर रेड ड्यूरिंग सनराइज एंड सनसेट। देखो क्या होता है कि सनराइज के टाइम पर आपका ये यहाँ पर सन है और मान लो कि आप यहाँ पर खड़े हो, ठीक है। सनराइज के केस पर सन जो है वो होराइजन के पास होता है और सनसेट के केस में भी सन जो है वो होराइजन के पास यहाँ पर होता है, ठीक है। अब जब मैं बात करता हूँ ना इस डिस्टेंस की, तो ये डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, ये डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, ठीक। और अगर मैं बात करता हूँ इस डिस्टेंस की, तो ये डिस्टेंस कम है ना। जब सन आपके सर पर होता है, ओवरहेड होता है ना, सर के ऊपर होता है, तब सन जो है वो हमसे पास होता है, और जब होराइजन पर होता है तो हमसे दूर होता है। होता यह है कि जब सुबह सुबह सन हमसे दूर है तो लाइट बहुत दूर से आ रही है ना, लाइट बहुत दूर से आ रही है, और जब लाइट बहुत दूर से आ रही है तो होता क्या है कि ब्लू कलर हम तक पहुंच ही नहीं पा रहा। ये जो सारे कम वेवलेंथ वाले कलर है ये पहुंच ही नहीं पा रहे, ठीक है। पहुंच कौन सा पा रहा है? रेड, समझ रहे हो, मतलब एग्जैक्ट रेड नहीं, अब वो ऑरेंज येलो थोड़ा बहुत मिक्स विक्स रहता है, पर जो कम वेवलेंथ वाले कलर्स हैं विबग्योर के, वो तो सारे हट गए। क्यों हट गए? क्योंकि जब इतनी दूर ट्रैवल करना है तो रास्ते में स्कैटर हो गए ऐसे 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 करके, लेकिन सिर्फ लाल कलर यहां तक हम तक पहुंच पाया। समझ गए बात को? यही कारण है। वापस मैं रिपीट करता हूं, दोपहर में क्या होता है कि सन ओवरहेड है तो सारे कलर्स हम तक पहुंच जाते हैं, इसलिए हमको जो है वो व्हाइट दिखता है, ऐसा चुभता है बहुत ज्यादा, ठीक। लेकिन सुबह सुबह क्या होता है कि बहुत दूर होता है, वो होराइजन पर होता है, यहाँ इतना दूर है, ये डिस्टेंस इससे काफी ज्यादा है ना। तो क्या होता है कि जो बाकी कम वेवलेंथ वाले कलर्स है वो सारे स्कैटर हो जाते हैं, ठीक है। वो सारे रास्ते में ही स्कैटर हो जाते हैं, वो सारे इधर उधर फैल जाते हैं, ठीक। बस लाल कलर हम तक पहुंच पाता है, इसलिए हमें सब रेडिश दिखता है, क्योंकि हम तक तो लाल ही कलर पहुंच पा रहा है। भाई फिर वायलेट आए, इंडिगो आए, ब्लू आए, क्या मतलब, हमको दिख ही नहीं रहा, हमको सिर्फ रेड दिख रहा है। क्यों? क्योंकि वो VIB, वायलेट, इंडिगो, ब्लू वगैरह ये जो सारे कलर्स हैं वो तो स्कैटर हो चुके हैं, पहुंचा सिर्फ लाल है हम तक, क्योंकि यही दूर तक ट्रैवल कर पाया। कारण क्या है? रेड की वेवलेंथ ज्यादा होती है। ये देखो तुम, ड्यूरिंग सनराइज एंड सनसेट द रेज हैव टू ट्रैवल अ लार्जर पार्ट ऑफ द एटमॉस्फेयर बिकॉज दे आर वेरी क्लोज टू द होराइजन। होराइजन के पास है तो उनको बहुत ट्रैवल करके आना है, यहां तक ट्रैवल करके आना है उनको। देयरफॉर लाइट अदर देन रेड इज मोस्टली स्कैटर्ड अवे। लाल के अलावा जो भी लाइट आ रही होती है वो मोस्टली स्कैटर अवे हो जाती है, क्योंकि लाल ही अकेला इसकी सबसे ज्यादा वेवलेंथ है, बाकी सबकी उनसे कम है ना। इसलिए सिर्फ लाल ही हम तक पहुंच पाता है, सिर्फ लाल ही हम तक पहुंच पाता है। मोस्ट ऑफ द, इसलिए जो हमारे आंखों तक पहुंचती है वो लाल ही पहुंचती है। मोस्ट ऑफ द रेड लाइट विच इज द लीस्ट स्कैटर्ड इंटर्स आवर आई। सबसे कम स्कैटर लाल लाइट होती है ना। हमेशा ये आंसर याद रखना, सवाल आएगा ऐसा, विच लाइट इज लीस्ट स्कैटर्ड? रेड, ठीक। वायलेट नहीं, वायलेट इज मोस्ट स्कैटर्ड, ठीक। सबसे नीचे है विबग्योर में V, तो मोस्ट स्कैटर्ड है। समझ रहे हो बात को? वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। ऑल राइट, तो अभी तक ना हमने क्या क्या देख लिया? अभी तक हमने बहुत सारी चीजें देख ली हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं एपेरेंट पोजीशन ऑफ स्टार्स। भैया ये एपेरेंट पोजीशन ऑफ स्टार्स क्या होता है? एपेरेंट का मतलब ये है यार कि स्टार जहां पर होता है
हमें वहां पर नहीं दिखता, उससे कोई मतलब उससे थोड़ा सा ऊपर दिखता है, यानी कि उससे अलग जगह पर दिखता है। फॉर एग्जाम्पल मान लो कि ये आपकी अर्थ है, यहां पर आप खड़े हो, ठीक है, वेरी गुड। यहां पर स्टार है, यहां पर स्टार है, तो वो स्टार एक्चुअल में यहां पर है लेकिन आपको दिखता यहां पर है, यानी कि हमको है ना वो यहां पर दिखता है। ऐसा क्यों होता है? ये कारण, इसका कारण भी क्या है? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन है। अब तो तुम समझ ही गए होंगे। देखो अब क्या होता है ना कि जो इसी के अंदर मैं तुमको ट्विंकलिंग भी समझा देता हूं। देखो क्या होता है कि ये आपका स्टार है, एक्चुअल पोजीशन स्टार की ये है ना, वेरी गुड। यहां से अब स्टार जो है ना ये पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट है, क्योंकि आपको पता है कि रिलेटिवली जो प्लैनेट्स होते हैं वो हमसे काफी क्लोज होते हैं, राइट। जैसे कि मून देख लो, आप मून को ऐसा डिस्क देख सकते हो, आपको मून दिखता है, पर जब मैं स्टार की बात करता हूं तो स्टार बस एक ऐसा पॉइंट दिखता है हमें आसमान में जो ऊपर देखते हैं, तो राइट, वेरी गुड। तो स्टार क्या है? इट इज अ पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट। इतनी दूर से जब आपकी लाइट रे आती है ना, तो क्या होता है कि ये लाइट रे आ रही है। अब सीधी सी बात है, ये सारी लेयर्स हैं एटमॉस्फेयर की, ये सारी लेयर्स हैं, ठीक है, ये सारी जो है आपकी लेयर्स हैं, राइट, नाइस। कोल्ड वाली आपकी डेंसर होगी, हॉट आपकी रेयरर होती है, एयर वगैरह, ठीक है। तो इस केस में देखो क्या हो रहा है, ये बेंड हुई, फिर बेंड हुई, फिर बेंड हुई, फिर बेंड हुई, ठीक है। तो क्या हो रहा है कि ये लाइट रे ऐसी है और फिर इस एटमॉस्फेयर के लेयर के कारण बेंड हो गई बार बार। इसलिए यहां पर भी हमें पता चला कि ये क्यों हो रहा है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण हो रहा है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण हो रहा है, ठीक है, क्योंकि ये एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर की लेयर्स है और उनके कारण रिफ्रैक्शन हो रहा है। अब देखो जब आप इसको पीछे एक्सटेंड करोगे ना, ये देखो ये ऐसे 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 और ऐसे, इसको जब पीछे एक्सटेंड करने जाओगे तो ये यहां पर होगा, यानी कि हमें स्टार यहां पर दिखेगा। हमें लगता है कि स्टार यहां पर है लेकिन एक्चुअली में यहां पर नहीं, वो यहां पर नहीं है, वो यहां पर होता है, ठीक है। समझ गए बात? बहुत ही इजी सा कॉन्सेप्ट है कि भैया स्टार जो है वो यहां पर है, लेकिन चूंकि स्टार दूर है तो उससे जो लाइट रेज आ रही है वो यहां पर क्या हो रहा है कि बेंड होती जाती है ड्यू टू रिफ्रैक्शन, और जब उसे हम पीछे एक्सटेंड करेंगे तो हमें स्टार जो है वो यहां पर दिखाई देगा। तो ये होती है एपरेंट पोजीशन ऑफ स्टार। इसी के जैसा होता है ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, ठीक है, इसी के जैसा होता है ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। हमने देखा है ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, सबको पता है स्टार्स ट्विंकल करते हैं, तो एक्चुअल में ट्विंकल नहीं करते हैं। ऐसा नहीं कि वहां पर वो बैठे बैठे ट्विंकल कर, देखो लाइट चालू बंद कर रहा है, ऐसा नहीं होता है। होता ही है, देखो जब हम बात करते हैं ये स्टार है, ठीक है, अब ये स्टार हमसे बहुत दूर है, बहुत ज्यादा दूर है, समझ रहे हो बात को, बहुत दूर है। तो तुम ये समझो कि एक पॉइंट सोर्स है लाइट का, एक पॉइंट सोर्स है, ठीक। तो इमेजिन करो कि यहां से सिर्फ एक रे ऑफ लाइट आ रही है। वही अगर कोई प्लैनेट होता तो वो अर्थ के काफी क्लोज होता, तो यहां से काफी सारी रेज आती है ना, क्योंकि हमें प्लैनेट बड़ा दिखता है, एक एक्सटेंडेड सोर्स ऑफ लाइट दिखता है। कैसा दिखता है? एक्सटेंडेड। एक्सटेंडेड मतलब बढ़ा हुआ, यही कहा जाता है जनरली, आंसर में भी यही होता है। प्लैनेट्स ट्विंकल क्यों नहीं करते उसका भी कारण हम देखेंगे। तो सीन ये है कि प्लैनेट्स जो होते हैं वो रिलेटिवली क्लोज होते हैं, स्टार्स जो है बहुत दूर होते हैं। अब देखो जब इतनी दूर से मान लो कि एक रे ऑफ लाइट ही आ रही है, क्यों? क्योंकि बहुत दूर से आ रही है, राइट, बहुत ज्यादा दूर से आ रही है, ठीक है। तो जब ये एटमॉस्फेयर में एंटर कर रही है ना, ये देखो ऐसे जिगजैग हो रही है, ऐसे जिगजैग हो रही है। सोचो जरा, अब जो ये लेयर है ये एयर की लेयर है, एटमॉस्फेयर की लेयर है, और क्या एयर ऐसी कांस्टेंट है कि एयर बस ऐसी, ऐसा होता है क्या? एयर स्टैचू है क्या? नहीं, एयर तो मूव करती रहती है, ठीक है, एयर तो मूव करती रहती है भाई, फिक्स चीज नहीं है, ठीक है। तो क्या होता है कि अब वो मूव कर रही है तो ये लाइट कभी ऐसे जा रही है, कभी लाइट ऐसे जा रही है, 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 तो ये जिगजैग हो रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि एटमॉस्फेयर में एंटर कर गई है, और अब जो एटमॉस्फेयर में जब ये एंटर कर गई है तो सीधी सी बात है भाई, एयर है वहां पर, है ना, और ऐसे में क्या होगा कि मतलब चीज समझो ये कि ये बार बार अपना पाथ चेंज करेगी, ठीक है, बार बार अपना जो पाथ है वो चेंज करेगी, समझ रहे हो बात को, ये कारण है। और इसलिए क्या होता है कि बार बार कभी इधर, कभी ऐसे होती, कभी ऐसे होती, कभी ऐसे होती, कभी ऐसे होती, तो कभी हमको लगता है कि स्टार इधर है, कभी इधर है, मतलब इन शॉर्ट बार बार जो है ना स्टार की ऐसी स्टार से ट्विंकल करते रहेगा। क्यों? क्योंकि यहां पर ये रिफ्रैक्शन हो रहा है, तो बार बार हर बार जो है वो अलग अलग जगह से हमारे पास में लाइट आ रही है, ठीक है, अलग अलग जगह से हमारे पास में लाइट आ रही है ना, इसलिए वो हमको ट्विंकल करते हुए दिखता है, ठीक। गलती इसकी नहीं है बेचारे की, गलती यहाँ की है, गलती भी नहीं है, तो फिनोमेना है एक छोटा सा, ठीक है, कि यहाँ पर ये लेयर है एटमॉस्फेयर की। अब एयर है, एयर तो कोई ऐसी फिक्स्ड है नहीं कि बस एयर ऐसी स्टिल है, जैसे दीवार होती है वैसे तो है नहीं एयर, भाई एयर तो मूव करती रहेगी, और वैसी वो लाइट भी ऐसी मूव करेगी, ठीक है। अब यहाँ पर रिफ्रैक्शन तो होना ही है, तो ये पढ़ भी सकते हो। तो ट्विंकलिंग ऑफ स्टार इज ड्यू टू द एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन ऑफ स्टारलाइट। द स्टारलाइट और एंटरिंग द अर्थ एटमॉस्फेयर अंडरगोज रिफ्रैक्शन कंटिन्यूअसली, बार बार वो रिफ्रैक्ट हो रही है, देखो यहाँ पर जिगजैग बना रखा है ना, बार बार रिफ्रैक्ट हो रही है, ठीक।
द एटमॉस्फेयर रिफ्रैक्शन अकर्स इन अ मीडियम ऑफ ग्रेजुअली चेंजिंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, क्योंकि सबको पता है भाई अलग अलग लेयर्स हैं और अलग अलग लेयर्स में अलग अलग मतलब कोई डेंसर है कोई रेयरर है, तो बार बार चेंज हो रहा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। तो इसी चक्कर में क्या होता है कि वो हमें ऐसे मतलब जिगजैग पाथ है उसका, तो इसलिए कभी इधर दिखती है कभी इधर, तो ऐसे ट्विंकल करता है, ठीक है। नाइस, तो ये कारण है। प्लैनेट्स के केस में ऐसा नहीं होता, क्योंकि चलो एक सवाल भी है जो तुम आंसर दे सकते हो, प्लैनेट्स ट्विंकल क्यों नहीं करते हैं? इसलिए नहीं करते क्योंकि यार ये पास में होता है एज कम्पेयर टू स्टार। दूसरा एक बड़े प्लैनेट्स होते हैं, है ना, जैसे कि मून है, मून की खुद की लाइट थोड़ी है, मून की खुद की लाइट नहीं है ना, वो तो लाइट रिफ्लेक्ट करेगा, राइट। तो ये क्या होते हैं, पास होते, तो यहां से क्या है कि ज्यादा लाइट आ रही होती है। अब जब इतनी सारी लाइट रेज आ रही है वहां से, इतनी सारी लाइट रेज आ रही है, तो अगर दो चार इधर उधर हो भी जाती है तो वो ट्विंकल नहीं करेगा। पर ये बहुत दूर से आ रही है, तो यहां से बहुत रिलेटिवली बहुत दूर से आ रही है, तो बिल्कुल छोटा सा है पहले ही, है ना। अब उसमें भी तुम उसको बिल्कुल ऐसे जिगजैग करवा रहे हो है ना। तो इस चक्कर में क्या होता है कि ये ट्विंकल करते हुए दिखता है, लेकिन ये नहीं दिखते हैं, ठीक। इसका एक डिटेल्ड आंसर तुम मुझे नीचे कमेंट करके बताओगे, ठीक। वेरी गुड। So with that being said, this chapter is over. Everything in this chapter has been covered. एक बार आप अपनी NCERT पढ़ेंगे and you are good to go. कुछ ऐसे सवाल होते हैं, बन सकते हैं, जैसे कि मान लो कि स्कूल बस येलो क्यों होती है ना। तो ये एक सवाल मैं तुमसे पूछता हूं कि ऐसा क्यों होता है, क्योंकि शायद ये PYQ में एक बार पूछा जा चुका है। इंपॉर्टेंट भी है जानना, बाकी सब हमने कवर कर लिया है, हर एक चीज हमने ह्यूमन एंड कलरफुल वर्ल्ड के अंदर कवर कर ली है, ठीक है। इसी के साथ साथ ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स भी हो गया है, बस जो मैंने बताया थोड़ा सा ज्यादा एक्सप्लेन कर दिया, बट ये ध्यान रखना कि स्टार दूर है यार, ये लाइट रे ऐसी एंटर करेगी तो बार बार जिगजैग होगी, और बार बार क्या हो रहा है, कभी इधर से लाइट रे आ रही है, कभी इधर से हमारी आंखों में आ रही है, कभी इधर से आ रही है, कभी इधर से आ रही है, ठीक है। तो उधर देख के पढ़ाने लग गया, सॉरी, ठीक है। कभी इधर से आ रही है, कभी इधर से आ रही है, कभी इधर से आ रही है, तो हमें लग रहा है कि अच्छा इधर है, इधर, इसलिए वो ट्विंकल करता है, इसलिए वैसे ट्विंकल करता है, ठीक है। वेरी गुड। तो ये कारण जो है वो होता है। देखो अगर पास में है ना स्टार, तो वो ट्विंकल नहीं कर रहा, क्यों? क्योंकि पाथ शॉर्ट है, तो मतलब हमें दिख रहा है थोड़ा सा बड़ा सा, ठीक है। नाइस, तो ये कारण होता है। बाकी विद दैट बीइंग सेड, आई होप कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। इफ यू एंजॉयड दिस लेक्चर, डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब करना ना भूलें। वी आर नाउ मूविंग टूवर्ड्स 1 लाख सब्सक्राइबर्स एंड बस मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको लेक्चर पसंद आएगा। अपने दोस्तों के साथ आप शेयर कर सकते हैं, इस चैप्टर के नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं, इस चैप्टर के आप MCQs भी एक्सेस कर सकते हैं कंप्लीटली फ्री में, क्योंकि पढ़ने जो है वो आप लोगों के लिए सारी चीज़ें बहुत खतरनाक तरीके से लेकर आता रहता है, ठीक है। एंड वी आर वन ऑफ इंडियाज फास्टेस्ट ग्रोइंग एट टेक स्टार्टअप्स। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि हम बहुत तेज़ी से जो है बहुत सारा एजुकेशन, बहुत सारे कंटेंट, बहुत सारी चीज़ें जो है वो प्रोवाइड कर पा रहे हैं आपको, ठीक है। तो बस यार, जय हिंद, वंदे मातरम, एंजॉय करो। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वन, टिल देन गुड बाय।